हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों में हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज डिफाइंड एज। तो बच्चों, पर यूनिट कैसे डिफाइन किया गया है? देखिए, पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए है ना, क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल वैल्यू जो उसकी होती है उसको डिवाइड करते हैं बेस वैल्यू से। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू को हम लोग पर यूनिट वैल्यू कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। द एक्चुअल वैल्यू इनटू द बेस वैल्यू, सेकंड है द एक्चुअल वैल्यू अपॉन द बेस वैल्यू, थर्ड दिया है द बेस वैल्यू अपॉन एक्चुअल, और चौथा दिया है 1 अपॉन बेस। तो बच्चों क्या होता है, एक्चुअल अपॉन बेस क्वांटिटी जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये पर यूनिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, द पर यूनिट इंपीडेंस इज गिवन बाई। अब देखिए, जेड पर यूनिट पूछा है ना। अब पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी मींस जेड जो कि ओम में होगा डिवाइडेड बाई कर देंगे इसके बेस क्वांटिटी से। अब जो जेड बी होता है ना, वो कितना होता है? देखिए, केवी का जो बेस लेते हैं आप लोग और एमवीए का जो बेस लेते हैं है ना, इसका केवी स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस जो होता है ये होता है जेड बेस। अब यहाँ जेड बेस की जगह इसको रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, देखिए जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा के वी बी स्क्वायर, और ये एम बी ए ऊपर चला जाएगा है ना, एम बी ए ऊपर आ गया, तो ये बन गया आपका जेड इंटू एम बी ए अपॉन के वी स्क्वायर है ना। तो जेड पर यूनिट देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, जेड इंटू एम बी ए अपॉन के वी स्क्वायर इंटू 100। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए इसमें जेड पर यूनिट नया और पुराना, न्यू और ओल्ड की बात की है बच्चों। तो देखिए आप इसको सबसे आसान तरीका क्या है करने का, जेड न्यू और जेड ओल्ड की वैल्यू तो सेम रहेगी ना। अब यहां से देखिए कैसे करेंगे, जेड की वैल्यू अगर सेम है तो हम लोग जेड को क्या लिखते हैं, अभी देखिए यहाँ पे निकाला, जेड को क्या लिखेंगे, ये जेड आपका है ना। देखिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड पर यूनिट है तो जेड पर यूनिट इंटू केवीए स्क्वायर अपॉन एमवीए, ये लिखेंगे है ना। जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, जेड की जगह आप क्या लिख दें, जेड पर यूनिट केवी स्क्वायर अपॉन एमवीए। ठीक, ऐसे इसको भी लिख देंगे, जेड पर यूनिट केवी स्क्वायर अपॉन एमवीए। कभी नहीं भूलेंगे, इस तरीके से याद कर लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे सब नया लिख दीजिए, न्यू न्यू न्यू, ठीक, न्यू न्यू न्यू, और यहां सब ओल्ड कर दीजिए, ओल्ड ओल्ड और ओल्ड। अब देखिए ये दोनों जेड हम कह रहे हैं इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होने चाहिए। हमें पता क्या करना है, जेड पर यूनिट न्यू, तो जेड पर यूनिट न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इधर का जो मटेरियल है वैसे रहने दीजिए, मींस जेड पर यूनिट ओल्ड केवी स्क्वायर ओल्ड, और नीचे क्या है एमवीए, एमवीए ओल्ड। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर से केवी स्क्वायर न्यू जो जाएगा वो यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा केवी स्क्वायर न्यू, और ये एमवीए जो इधर लेके जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा एमवीए न्यू। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला बन गया जेड पर यूनिट का। देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर आना चाहिए केवी स्क्वायर है ना, तो कौन सा है, देखिए सी ऑप्शन में क्या दिया है, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड एमवीए इंटू केवी, एमवीए न्यू ऊपर है और एमवीए ओल्ड नीचे है, और केवी स्क्वायर ओल्ड ऊपर है, केवी स्क्वायर न्यू नीचे है। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों बहुत आसान तरीका था इसको करने का, इस तरीके से याद कर लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट। देखिए ट्रांसफार्मर का कह रहा है कि रेजिस्टेंस रिएक्टेंस पर यूनिट में चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पर यूनिट के केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स ए इज द आर्मेचर रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन
and XL is the leakage reactance of the same machine, then synchronous reactance is। बच्चों पूछा है सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होगा, तो जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है वो आर्मेचर रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस का सम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट बस इन पावर सिस्टम। तो इनफाइनाइट बस पहले जान लेते हैं क्या होता है बच्चों। इनफाइनाइट बस इज ए लार्ज सिस्टम हुज वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जिसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ना बदले और क्या ना हो, वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ पावर एक्सचेंज बिटवीन सिंक्रोनस मशीन एंड बस। मींस जो आपका मशीन है ना, सिंक्रोनस मशीन अल्टरनेटर और जो बस बार है, यहाँ पे कितना पावर एक दूसरे को ये ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर इंडिपेंडेंट हो, है ना। और तीसरी चीज क्या देखी जाती है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। मींस अल्टरनेटर को आप कितना एक्साइटेशन दे रहे हैं उससे वहां पे बस में कोई पावर का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि ये इनफाइनाइट बस है। ठीक है, तो ऑप्शन है देखिए, स्मॉल सिस्टम पहले गलत हो गया, स्मॉल सिस्टम नहीं होता, मैंने कहा कि लार्ज सिस्टम होता है ना। तो ऑप्शन बी देखिए, ए लार्ज सिस्टम हुज वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरीज, यहाँ गलत लिख दिया है। तीसरा ऑप्शन है ए लार्ज सिस्टम हुज वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पावर एक्सचेंज बिटवीन द सिंक्रोनस मशीन एंड द बस। और तीसरी कंडीशन नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो वो भी याद रखेंगे आप लोग, क्या कि इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन भी होता है। अगला क्वेश्चन है द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट एलिमेंट इज 0.30, है ना। इम्पीडेंस दिया पर यूनिट कितना, 0.3। इफ द बेस केवी एंड बेस एमवीए आर हाफ्ड, मींस अब क्या किया जा रहा है, देखिए पहले का कोई बेस केवी रहा होगा और बेस एमवीए रहा होगा, है ना। अब क्या कर रहा है, जो नया केवी बन रहा है, केवी डैश कह लीजिए, तो ये हो जा रहा है जो पुराना केवी है उसका 2 कर दिया, और जो एमवीए था, एमवीए नया वाला कह रहा है कि ये भी हाफ कर दिया पुराने वाले का। पुराना वाला एमवीए था तो पुराना इस नया वाला कितना हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। देन द न्यू वैल्यू ऑफ द पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ सर्किट एलिमेंट इज गिवन बाई, तो नया पूछा है तो क्या हो जाएगा, जेड पर यूनिट न्यू, अभी बताया था ना। तो जेड पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, जेड पर यूनिट ओल्ड पहले 0.3 इंटू एमवीए कौन सा लिखेंगे ऊपर, एमवीए ओल्ड, है ना, नहीं एमवीए न्यू। देखिए यहां से अभी पहला क्वेश्चन किया ना आपने, एमवीए ऊपर क्या लिखेंगे न्यू, और केवी स्क्वायर ओल्ड ऊपर लिखेंगे। एमवीए न्यू कितना हो जाएगा भैया, एमवीए न्यू देखिए एमवीए बाई 2 है, एमवीए डिवाइडेड बाई 2 है, और नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, एमवीए ओल्ड मीन्स एमवीए था। ऐसे ही केवी स्क्वायर कौन सा लिखेंगे, ये वाला नीचे लिखेंगे और केवी जो था वो ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा केवी और यहाँ पे हो जाएगा केवी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एमवीए इसके साथ कट जाएगा, केवी स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, ये जो 2 का स्क्वायर आएगा ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 4, और यहाँ पे है नीचे 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। तो आंसर में बी ऑप्शन है देखिए 0.6। ठीक है, तो वही है जेड पर यूनिट न्यू निकालना है ना, बहुत ही आसान है। द पावर डिलीवर्ड बाय ए सिंक्रोनस जनरेटर टू इनफाइनाइट बस इज गिवन बाय, बच्चों पूछ रहा है कि पावर जो डिलीवरी होती है सिंक्रोनस जनरेटर से बस बार में उसका क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है, ई एफ वी टी, सॉरी, है ना। ई एफ क्या होता है आपका ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, और वीटी क्या है जो टर्मिनल वोल्टेज पे मिलता है, डिवाइडेड बाय उसका रिएक्टेंस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इनटू साइन डेल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पावर कब होता है, अच्छा एक चीज यहां भी जान लीजिए, मैक्सिमम पावर तब होगा जब ये साइन डेल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम कब होता है ये, जब डेल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सी, है ना। और दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ये मैक्सिमम पावर कब होता है, जब डेल की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए सिंक्रोनस मशीन इज सिंगली एक्साइटेड डबली एक्साइटेड मेड टू रन एट स्पीड लेस देन एन जनरली लैगिंग पावर फैक्टर मशीन। तो बच्चों देखिए, है ना, सिंक्रोनस मशीन आपका सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है, और कैसा एक्साइटेड मशीन है, डबली एक्साइटेड। डबली एक्साइटेड का क्या मतलब होता है, 2 जगह एक्साइटेड, एक्साइटेशन इसको दिया गया है,
एक स्टेटर पे एक रोटर पे। क्यों दिया जाता है एक्साइटेशन? सिंक्रोनस मशीन में हम लोग रोटर और स्टेटर दोनों पे एक्साइट करते हैं, क्या करने के लिए? मैग्नेटिक लॉकिंग करने के लिए स्टेटर और रोटर के बीच में, ठीक है। तो रोटर में हम लोग कैसा एक्साइटेशन करते हैं? रोटर में डीसी और स्टेटर में 3 फेज एसी लगाते हैं। STAT में स्टेटर में 3 फेज एसी का एक्साइटेशन देते हैं। 2 जगह एक्साइटेशन दिए इसलिए इसको कहते हैं डबली एक्साइटेड मशीन। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन ए पावर सिस्टम द 3 फेज फॉल्ट MVA इज ऑलवेज हायर देन LG फॉल्ट MVA एट बस, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखा है, 3 फेज फॉल्ट जो होगा आपका LG फॉल्ट से हमेशा ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, द चार्जिंग करंट ऑफ 400 kV लाइन इज मोर देन दैट ऑफ ए 220 kV लाइन ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ की है बच्चों, है ना, यहाँ पे उतनी ही लेंथ की है और यहाँ पे भी उतनी लेंथ की है। बस क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपका 220 kV है और यहाँ पे 400 kV है। अब वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा है ना, और चार्जिंग करंट जो होता है वो क्या होता है? j⍵CN VN इतना एम्पियर, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज जो ज्यादा होगा जिसका, है ना, पर फेज, 3 फेज की बात कर लें तो पर फेज जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें चार्जिंग करंट ज्यादा होगी। तो 400 kV का चार्जिंग करंट का ज्यादा होगा तो सही लिखा है ना, वोल्टेज ज्यादा है इसका तो चार्जिंग करंट इसकी ज्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 2 ओम रजिस्टर एट 100 MVA बेस, है ना, पर यूनिट की बात किया है, क्या है? रेजिस्टेंस है। तो R पर यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 100 MVA बेस एंड 10 kV बेस वोल्टेज इज, पर यूनिट बताना है तो क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू, है ना, R एक्चुअल अपॉन R बेस। और बेस क्या मैं बताया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 2 ओम का रजिस्टर है ना, और बेस के लिए बताया था बच्चों KV स्क्वायर कर देंगे तो KV स्क्वायर कितना है? देखिए KV स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा MVA, तो 2 इंटू 100 MVA है ना, और KV स्क्वायर कितना है? 10 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 100 कट जाएगा तो ये बचेगा 2, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा B 2 पर यूनिट, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू सो मच।